Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator Khushi and today we will discuss about a main topic, एक important topic के बारे में आज हम discuss करेंगे जिसका नाम है organizational structure. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है जिसका नाम होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. वैसे अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको अलग से देखने को मिलेगा. लेकिन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो मेन टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है, एक एलिमेंट होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम सिर्फ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करेंगे, साथ ही साथ हम अनदर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे. और साथ ही साथ सबसे पहले हम ये कर लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके बाद ही हम उसके एलिमेंट्स पे जा सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट शुरू करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग जॉब पोजिशंस, एक्टिविटीज, authorities, responsibilities of different employees in organization. That means कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं, जो एम्प्लॉयज कोई तो टॉप लेवल पे होगा, कोई मिडिल लेवल पे होगा और कोई लोअर लेवल पे होगा, तो उन सब की क्या क्या एक्टिविटीज हैं, उनकी क्या जॉब पोजीशंस हैं, कौन अपर लेवल पे है, कौन लोअर लेवल पे है, तो जॉब पोजीशंस क्या है, कौन किसकी अथॉरिटी है और किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको किसी काम को करने की, कौन अकाउंटेबल है किस काम को करने के लिए. तो ये जो सारी चीजें हैं, जितने भी काम एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज करते हैं, तो उन सभी एक्टिविटीज का, उन सभी जॉब पोजीशंस का जो रिलेशन है, रिलेशनशिप जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूं कि यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के हमारे लेवल्स होते हैं. लेवल इस तरीके से होता है, सबसे ऊपर जो पार्ट है वो है हमारा टॉप लेवल. टॉप लेवल पर बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ही स्किल्ड लोग जो होते हैं वो टॉप लेवल पे होते हैं और बहुत ही कम लोग होते हैं. और उसके बाद जो होते हैं वो होते हैं हमारे मिडिल लेवल. और सबसे लास्ट में सबसे नीचे जो होते हैं वो हमारे लोअर लेवल होता है, जिन्हें कि हम एम्प्लॉयज बोल सकते हैं. ठीक है, ये इतने स्किल्ड नहीं होते हैं, ये सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटीज में काम करते हैं, जबकि जो ऊपर वाले होते हैं वो ऑफिशियल एक्टिविटीज लाइक पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, तो इन सब के लिए वर्क करते हैं. और मिडल मैन भी ऐसे ही होते हैं, जैसे कुछ मैनेजर्स हो गए तो वो मिडल मैन का काम करते हैं, जो कि पूरे डिपार्टमेंट को संभालते हैं. ठीक है, जो एम्प्लॉयज उनके अंडर आते हैं उनको संभालते हैं. अब हमने मीनिंग में क्या किया कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पीपल्स होते हैं, जो जिनकी अलग अलग जॉब पोजिशन है, अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है हमें? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है. तो ये क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि 3 तरह के लोग होंगे, इनके अंदर क्या रिलेशन है, रिलेशन जो होगा ना इनके अंदर, रिलेशनशिप, तो इसे ही बोलते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. कि किस तरीके से कौन बंदा किसको लीड कर रहा है, कौन बंदा किसका सुपरवाइजर है और कौन किसका सबॉर्डिनेट है. तो ये सारी चीजें जो होंगी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं. नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया, व्हेन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. आपको पता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं. क्या फंक्शंस होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. ये 5 तरह के फंक्शन होते हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा फंक्शन होता है वो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो यहां पर ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो क्रिएट हो जाता है. किस तरह से क्रिएट हो जाता है? हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन होता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, उसके अंदर हम अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटीज असाइन कर देते हैं कि आपकी ये ड्यूटी है, आप इन 4-5 पर्सन को हैंडल करोगे, इन सबको लीड करोगे. तो उस बेसिस पे जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाता है. फिर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द established pattern of relationship among the components or the part of the organization. की ऑर्गेनाइजेशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना, इस्टेब्लिश करना, वही हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है.
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एक अलग तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहता है इसमें कि द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टेमैटिक रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? सिस्टेमैटिक, बिल्कुल सिस्टम के साथ चलना है हमें। सिस्टेमैटिक रिलेशनशिप अमंग वेरियस एक्टिविटीज एंड पर्संस इन द फ्रेमवर्क या नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो एक फ्रेमवर्क होता है या नेटवर्क होता है वो किन चीजों से मिलकर बनता है? कुछ एक्टिविटीज से और कुछ पर्सन से मिलकर बनता है, और के बीच का जो एक रिलेशन होता है, जो एक सिस्टमैटिक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कुछ चीजों का, कुछ की पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। सबसे फर्स्ट क्या कहते हैं कि जब भी स्ट्रक्चर को बनाया जाए तो वो सुटेबल होना चाहिए हमारी वर्किंग कंडीशंस के साथ। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन है, तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सुटेबल होना चाहिए हमारी वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होना चाहिए जो कि हेल्प करे हमें जो भी बिजनेस के गोल हैं उनको अचीव करने में। इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द एक्टिविटी अकॉर्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करे। इंश्योर मतलब कि उसको फिक्स कर दे कि हाँ, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो पूरी इफेक्टिव वे से होंगी, पूरी एफिशिएंसी के साथ होंगी, और इसी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिवाइड एंड एलोकेशन ऑफ द वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑर्गेनाइजेशनल के थ्रू ही हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी अथॉरिटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जितना भी हमारे एक्टिविटीज होते हैं उनको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। एलोकेशन मतलब बांट देना। जैसे कोई स्किल्ड पर्सन है जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज है तो उसको हम अच्छा वर्क देंगे जो वो कर पाए, मतलब एक कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लोगों में जो वर्क होता है उसको एलोकेट करना, बांटना, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। फिर आता है इस्टेब्लिशमेंट वर्क रिलेशनशिप। ये तो हमने मीनिंग में कितनी बार पढ़ लिया कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मेन मोटो क्या है, मेन मोटिव क्या है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट करना है। क्या इस्टेब्लिशमेंट करना है? जो भी वर्क रिलेशनशिप होता है अमंग द पीपल्स, एक्टिविटीज, जॉब पोजीशंस, तो ये सारी चीजें हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर करनी होती है। फिर आता है इस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। मैनेजमेंट और सुपरविजन की जो एक पैटर्न होता है कि कौन मैनेज करेगा किस चीज को, कौन सुपरवाइज करेगा, तो वो सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है इस्टेब्लिशमेंट द मीन बाय विच वर्क इज टू बी कंट्रोल। एक ऐसा साधन ढूंढना और उसे इस्टेब्लिश करना जिसके थ्रू हमारे जो भी वर्क होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी ना तो हमारी कभी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सक्सेसफुल नहीं रह सकती। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी डेफिशिएंसीज रह जाती हैं, हमने अचीव कुछ करना था लेकिन उससे हम कम रह गए, तो उन जो बीच का गैप होता है, जो डेफिशिएंसी होती है, उसको कवर किया जाता है थ्रू कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग करनी बहुत जरूरी होती है कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करते हैं तो साथ साथ हमें कुछ ऐसे मीन्स, कुछ ऐसे साधनों को, कुछ ऐसी चीजों को या ऐसी कुछ भी टेक्निक्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए जिसके थ्रू हम जो अपने काम है, जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, उसको हम कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट आता है इस्टेब्लिशमेंट द मीन ऑफ रिटेनिंग स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे साधनों को इस्टेब्लिश करना जिनके थ्रू, कुछ ऐसे साधनों को इस्टेब्लिश करना जिनके थ्रू हम बहुत ही अच्छे स्किल्ड लोगों को, स्किल्ड एम्प्लॉयज को, एक्सपीरियंस्ड और नॉलेज लोगों को क्या है हमारी कंपनी में रिटेन करके रखें। दैट मीन्स जो एम्प्लॉयज टर्नओवर होती है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब एम्प्लॉयज टर्नओवर क्या होती है कि लोग काम को छोड़ के बार बार जा रहे हैं, मतलब वो अपनी जॉब्स चेंज कर रहे हैं, वो हमारी जॉब को छोड़ के किसी कंपिटिटिव फर्म में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो ये चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं होती। कौन लोग जो स्किल्ड हैं वो अगर हमारी जॉब को छोड़ के चले जाएंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाने लगेगी, क्योंकि स्किल्ड लोगों का होना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी होता है। और इसी पॉइंट के रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी जो कि रियल लाइफ से रिलेट करता है। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, जो कि सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। तो यहां पर जो बिल गेट्स हैं उन्होंने ये कहा था कि टेक अवर 20 बेस्ट पीपल अवे, मतलब कि हमारी कंपनी से आप लोग 20 बेस्ट लोगों को हमारी कंपनी से दूर ले जाओ, एंड आई विल टेल यू दैट माइक्रोसॉफ्ट वुड बिकम एन अनइम्पोर्टेंट कंपनी। दैट मीन्स
बिल गेट्स ने ये कहा कि अगर आप हमारी कंपनी से 20 बेस्ट लोगों को, जो कि स्किल्ड हैं, एक्सपर्टीज लोग हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो उन लोगों को अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से आप दूर ले जाते हो, तो मैं आपको ये कह देता हूं, पक्का श्योरली यही कहता हूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो आने वाले टाइम में एक अनइम्पॉर्टेंट कंपनी बन जाएगी। तो यहां पर बिल गेट्स ने भी ये बात बोल दी है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस्ट वही होता है जहां पर वो अपने स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज को क्या करते हैं, रिटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें हमें ऐसे कुछ साधनों को, ऐसे कुछ टेक्निक्स को यूज करना चाहिए ताकि जो अच्छे लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, नॉलेज्ड पर्सन है, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बने रहे। नेक्स्ट आता है असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जो तीनों टर्म्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और पूरे डीप में वो वीडियो होगी। अगर आपको इन टर्म्स को डीप में समझना है तो आप मेरी उस वीडियो को जरूर देख लेना। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कि किसी भी बंदे को जिम्मेवारी देना कि आपकी अगर कोई भी चीज गड़बड़ हुई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई चीज अच्छी होती है तो भी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ साथ हमें उस पर्सन को अथॉरिटी देनी बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस पर्सन को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कि ये काम तेरा है, अथॉरिटी ना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे फर्स्ट किसी पर्सन को अथॉरिटी दी जाती है किसी काम को करने के लिए, देन उसे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है किसी भी अच्छे या बुरे होने के लिए। इसमें थर्ड जो वर्ड यूज किया गया है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। जवाबदेही मतलब कि अगर कुछ भी गलत होता है तो आप अकाउंटेबल हो, आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, सब कुछ आप ही जवाब दोगे उस चीज के लिए। तो ये तीनों टर्म्स बहुत जरूरी हैं और इसमें असाइन की जाती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी असाइंड की जाती है, मतलब लोगों को ये अथॉरिटी होती है वो दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और अकाउंटेबिलिटी दी जाती है। फिर आता है मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ दोज इन्वॉल्व्स, मतलब कि जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, दिस इज एक्सपेक्टेशन। मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड, मतलब कि जितने भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करें, जो भी वो चाहते हैं उन्हें वो मिले, ताकि वो अपने काम को पूरे अच्छे तरीके से कर सके। और अगर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो गई, एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई, तो लोग जो एम्प्लॉयज हैं वो जॉब को नहीं छोड़ेंगे और जो हमारा ये वाला मोटो था वो कंप्लीट हो जाएगा कि जो भी स्किल्ड पर्सन है, जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे अगर हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं। तो ये थे कुछ मेन एंड इंपॉर्टेंट कुछ की फैक्टर्स जिनके ऊपर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बेस्ड है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे टॉप पे एक पर्सन होता है जो सबको हैंडल करता है, जिसके नीचे सब होते हैं। सबसे बड़ा पर्सन जो होगा वो यहाँ होगा। उसके बाद वो क्या करता है, कुछ मैनेजर्स को रखता है जो आगे डिपार्टमेंट्स में कुछ लोगों को संभालते हैं। तो सेकेंड पार्ट जो हो गया वो मैनेजर्स का हो गया। उसके नीचे जो हो गए वो एम्प्लॉयज हो गए। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि टॉप अथॉरिटी कौन है, वो ये है। मिडिल अथॉरिटी या मिडिल लेवल के लोग हैं वो ये हैं, और लोअर लेवल के लोग ये हैं। तो इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसको डिफाइन किया जाता है। और यहाँ पे आपको यही डायग्राम के थ्रू आप पूरे इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि एक तो टॉप होता है, वो सबको सुपरवाइज करता है। सुपीरियर मेंबर जो है वो ये पर्सन है। उसके नीचे जो है वो ये जो बीच के पर्सन है वो इसके तो सुपीरियर है, बट इसका क्या है, ये सबॉर्डिनेट है, मतलब ये इसके नीचे है और इसके ऊपर है। और ये जो है इसके ऊपर ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो नीचे वाले जो होंगे वो एम्प्लॉयज होते हैं, ऊपर वाले मैनेजर्स होते हैं, और सबसे ऊपर जो होगा वो हमारा हेड होगा ऑर्गेनाइजेशन का। The basic objective of organizational structure is to define how the job tasks are formally divided, grouped और कोऑर्डिनेटेड। कहता है कि जो हमारा जो मेन मोटो है किसका, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन मोटिव है, वो क्या है, ये डिफाइन करना कि किस तरीके से जो हमारे जॉब टास्क होता है, जो भी हमें जॉब करनी है, उसको किस तरीके से फॉर्मल वे में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर्मल वे में, हम किस तरीके से जो भी जॉब है उसको हम डिवाइड करते हैं। फिर हम उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के किस तरीके से ग्रुप्ड करते हैं, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपस
आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो एक डिपार्टमेंट कुछ और काम कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट कुछ और काम कर रहा है, तो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन भी होना बहुत जरूरी है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जितने भी जॉब से रिलेटेड टास्क होते हैं उसको हमें फॉर्मली डिवाइड करना होता है, ग्रुप्ड करना होता है, एंड देन लास्ट हमें कोऑर्डिनेट करके चलना होता है, एक दूसरे के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि एक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा वो बहुत अच्छा है, बेटर है, तो उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या नेचर होना चाहिए, उसके क्या फीचर्स होनी चाहिए। तो ये क्या क्या चीजें एक गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। एग्जाम में कई बार फीचर नहीं आता, बदल के कुछ एट्रीब्यूट, की फैक्टर्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कुछ भी आ सकता है। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि एक गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है कि क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या कहता है कि जो आपकी अथॉरिटी होना, आपको पता होना चाहिए कि कौन आपकी अथॉरिटी है। आपने जो भी काम करना है आपने किससे पूछ के करना है, किसकी सुपरविजन में करना है। ऐसे ना हो कि आपके दो लोग आपको कमांड दे रहे हैं तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसकी सुनूं, ए पर्सन की सुनूं या बी पर्सन की सुनूं। तो यहां पर क्या कहते हैं क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि जो अथॉरिटी हो आपके ऊपर, जो पर्सन हो जो आपको सुपरवाइज कर रहा हो, वो क्लियर होना चाहिए आपको कि आपको किसकी सुननी है, और एक ही पर्सन होना चाहिए, ये 2 या 3 नहीं होने चाहिए। उस वक्त में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किसकी सुने और किसकी ना सुने। नेक्स्ट आता है कि एडिक्वेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कहते हैं बिल्कुल परफेक्टली हमें क्या करना चाहिए, जो अथॉरिटी है उसको डेलीगेट करना चाहिए। डेलीगेट मतलब कि जिस भी पर्सन को अथॉरिटी देनी है उसे बिल्कुल परफेक्टली अथॉरिटी देनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो पर्सन उस अथॉरिटी को, जो पर्सन कैपेबल है उस काम को करने के लिए, उसे ही वो अथॉरिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि सिंपल, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जो सिंपल होगा, बिल्कुल सिंपल, उसमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीजें ना हो जो डिफिकल्टी क्रिएट करती हो, कंफ्यूजन क्रिएट करती हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हमें गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए तो इट मस्ट बी सिंपल। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल एंड कॉन्टिन्यूटी। फ्लेक्सिबल, देखो क्यों फ्लेक्सिबल, क्योंकि हमारा नेचर क्या है, हमारा नेचर डायनामिक होता है, एनवायरमेंट का नेचर डायनामिक होता है। तो दैट मीन्स हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को किसी भी वक्त चेंज करना पड़ सकता है ड्यू टू सम फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर वो फैक्टर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं तो उनके बेसिस पे हमें कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ सकता है। तो यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, दैट मीन्स जिसे हम कभी भी चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू नीड। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूटी, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसी नहीं कि हमने आज बना दिया और बस उसको बना के छोड़ दिया, उसमें जो है वो कॉन्टिन्यूटी से हमें वर्क करना होता है। एक बार बना के छोड़ने की चीज नहीं है, उसे हमें रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व करना होता है, काम को असाइन करना होता है। अथॉरिटी बार बार हमें उन्हें याद दिलाना होता है कि आपका ये काम है, आपको करना है, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज को फ्रीली छोड़ दिया जाएगा तो वो एक लिमिट तक काम करते हैं, उसके बाद वो काम करना छोड़ देंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको उन्हें बार बार जो मोटिवेट करना होगा, और गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कॉन्टिन्यूटी बनी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या कहता है कि जो एक पर्सन है वो कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। इसके एग्जांपल में आप टीचर और स्टूडेंट की एक स्टोरी सुन सकते हैं, जिसमें कहते हैं कि जो एक टीचर है वो कितने स्टूडेंट्स को एक क्लास में कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में हमने 30 स्टूडेंट्स बिठा दिए, तो दैट मीन्स वो एक टीचर 30 स्टूडेंट्स को तो कंट्रोल कर ही लेगा। लेकिन अगर एक क्लास में एक टीचर और हमने 100 स्टूडेंट्स को बिठा दिया, तो वो एक टीचर 100 लोगों को, 100 स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वही सेम अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो यहां पर क्या कहा गया है कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो डिफरेंट होता है फॉर द डिफरेंट पर्सन। अब एक पर्सन है जो कैपेबल है कि वो 100 लोगों को संभाल सकता है, तो दैट्स ओके। लेकिन दूसरा पर्सन अगर सेम उसी के मुकाबले हम किसी सेकंड पर्सन को रख दे और वो कहता है कि मैं 50 लोगों को ही संभाल सकता हूं, तो दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि आप अपने नीचे कितने लोगों को संभाल सकते हो, आप कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, वो होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट आता है मीट वेरियस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। कहते हैं बहुत सारी ऐसी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है जब भी हम एक गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहते हैं। तो नीड्स को पूरा करना, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, तभी हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को गुड कह सकते हैं, बेटर कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेस मैनेजरियल लेवल। कहते हैं जो मैनेजरियल लेवल होता है वो कम होना चाहिए। मैनेजरियल लेवल मतलब कि एक तरीके से अपर लेवल की एक बात की गई है कि जो मैनेजरियल लेवल है वो कम होना चाहिए। जो मोस्ट ऑफ द फोकस होता है वो किस पे होना चाहिए,
एम्प्लॉयज पे होना चाहिए और जो लोअर लेवल होता है उस पे होना चाहिए। नेक्स्ट, स्पीडी कम्युनिकेशन। कहते हैं कि गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वही होगा जहां पर जो कम्युनिकेशन होगा वो स्पीडली होगा। दैट मीन्स ऊपर से टॉप लेवल से अगर लोअर लेवल तक बात को लेके जाना है तो स्पीडली पहुंच जाएगी। क्या पता हमें किसी डिसीजन को उसी वक्त इंप्लीमेंट करना था, लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो स्पीडी ना होने की वजह से हमारी जो बात है वो 4 दिनों बाद पहुंची और उस जो डिसीजन है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई 4 दिन बाद। तो वही कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्पीडी होनी चाहिए कि कोई भी बात अगर टॉप लेवल को लोअर लेवल तक पहुंचानी है या फिर लोअर लेवल को टॉप लेवल तक पहुंचानी है तो वो स्पीडली कम्युनिकेट कर दी जाए। नेक्स्ट आता है अवॉइड एम्बिग्यूटी एंड कंफ्यूजन। एम्बिग्यूटी होती है अनक्लियरिटी। अनक्लियरिटी मतलब कि कुछ ऐसी चीजें जो स्पष्ट नहीं है उसको अवॉइड किया जाए, क्लियर चीजों को यहां पर रखा जाए, वही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा और कंफ्यूजन को अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट न्यू चेंजेस। मैंने ऊपर एक चीज करवाई थी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल नेचर मैंने बताया था कि एक गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, जो टाइम के साथ इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता रहे। तो यहां पर उसी पॉइंट को एक नई लैंग्वेज में लिखा गया है, दैट इज एबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट न्यू चेंजेस। मतलब कि एक गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो होगा जिसमें एक एबिलिटी होगी, एक योग्यता होगी, एक कैपेबिलिटी होगी कि वो एक नए जो चेंजेस हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन। कहते हैं जो कमांड है वो एक ही पर्सन से मिलनी चाहिए। जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट करवाया था जिसमें था क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी कि आपको अथॉरिटी कहां से मिलेगी, आपको अथॉरिटी कौन देता है, तो ये पॉइंट भी उससे थोड़ा रिलेट करता है कि यूनिटी ऑफ कमांड की आपको जो पर्सन कमांड दे रहा है, जो आपका ऊपर है, सुपरवाइजर है जो आपका, वो यूनिटी मतलब एक ही तरह की आपको डायरेक्शन मिले, एक ही तरह की आपको कमांड मिले। ऐसे नहीं कि 2 पर्सन है, एक पर्सन आपको कह रहा है कि ये काम इस तरीके से करना है, दूसरे पर्सन ने कुछ और तरीका बता दिया, तो आप कौन से तरीके को फॉलो करोगे। तो इसमें कहता है कि एक ही पर्सन होना चाहिए जो आपको कमांड दे या डायरेक्शन दे। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जो हमारा गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वही होगा जिसमें हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है एज वेल एज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका फुल्ली और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। फुल्ली यूटिलाइजेशन हम नहीं लिखते हैं जब भी हम किसी भी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि फुल्ली यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि हम उसे खत्म कर देंगे और वो आने वाली जनरेशन के लिए नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो लगता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज। अगर ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम करते हैं तो वो हमारी क्या है, गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो ये थे हमारे फीचर्स के कुछ पॉइंट कि हमारा जो गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए और किन किन चीजों को हमें उसमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगी वो होगी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका जो एक एलिमेंट है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस चैनल इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली। थैंक यू।